जय हिंद। कैसे हो आप दोस्तों। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था इसमें अब बहुत जल्द हमारा क्लास 6 जो है समाप्त होने वाला है। हम क्या कर रहे थे, क्लास 6 का साइंस कर रहे थे। क्लास 6 के अंतर्गत जो है 2023-24 की जो नई पीडीएफ है उसके अंतर्गत मात्र 13-14 चैप्टर था, लेकिन जब मैंने 2020-21 की पीडीएफ देखा उसमें कुल 16 चैप्टर है। इस कारण से जो है क्लास 6 जो है अभी तक समाप्त होने की कगार पे। सॉरी, 2022-23 वाले में जो है मात्र 11 था और 2020-21 वाले में 16 चैप्टर है। 5 चैप्टर का डिफरेंस था। इस कारण से मैंने क्या किया कि पहले तो 2023-24 के पीडीएफ को मैंने कंप्लीट करा दिया, न्यू एनसीईआरटी। अब जो बचे चैप्टर रह गए हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। उस ओल्ड एनसीईआरटी के अंतर्गत हम आज 14 नंबर चैप्टर करेंगे जो कि जल है ना, जल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि क्लास 7 का जो एनसीईआरटी साइंस है उसका भी एक चैप्टर ऑलरेडी पादपों का पोषण जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो है आज ही क्लास 7 का चैप्टर 2 भी अपलोड होगा, वह भी आप ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बस लग रहा होगा कि ये बस मैं देख रहा हूँ वीडियो, लेकिन अब इसी क्लास को करने के लिए आप जाओगे किसी कोचिंग संस्थान में तो यही एनसीईआरटी के नाम पे आप पे 10 से 12 हज़ार रुपया ले लिया जाएगा। अभी जैसे मैं बिहार में ही देख रहा था, बहुत सारे बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 24 अगस्त को, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान ने स्पेशल एनसीईआरटी का क्लास रखा। वो ऑनलाइन क्लासेज जो है 2000-3000 में बेच रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज जो है 12,000-13,000 रुपये सिर्फ एनसीईआरटी कराने का ले रहा है। ठीक है, बस सुविधा इसमें यह है कि वो एनसीईआरटी को ही पढ़ाएगा आपको बोर्ड पे और क्या करेगा, उसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मात्र 0 रुपया में, मैं आपका सिर्फ प्रयास ये आप करो कि जितना भी टाइम आप बैठो इस क्लास को देखने के लिए पेन कॉपी लेकर बैठो और ख़ुद से अपना नोट्स बना लो, ताकि आपको कहीं दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़े और एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये जो है हमारा एनसीईआरटी आप कंटिन्यू बने रहो और पढ़ते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी पैसा बचे जो आप जिनको जानते। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं जल। हमारा आज का चैप्टर है 14 नंबर चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम जल के बारे में जानेंगे। तो जल के बारे में आपको पता है कि आप डेली एक जल से क्या करते हैं। प्रतिदिन एक सप्ताह परिवार में जो है लोग नहाते हैं, जल का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, अन्य क्रियाओं में, कपड़ा धोने में, जानवर धोने में, ये सभी। तो ऊपर की जो छोटी मोटी कहानी है वो आपको जानना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। कहता है हम कितने जल का उपयोग करते हैं, यह भी हम नहीं बता सकते कि कितना हम जल का उपयोग कर सकते हैं, ये सभी जो है आपके लिए नहीं है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं, तो पीने में कितना करते हैं, ब्रश करने में कितना करते हैं, ये सभी आपको पता करना है। वो आप अपने अपने अनुसार घर में अनुभव करेंगे, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर बूझो कि जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता, हुए अपना काम कैसे चलाते हैं। ये बूझो कि सवाल है, आप उस सवाल को खोजने में उसकी मदद करें। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं। कहता है कि आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है। हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जी तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते। ध्यान रखना है, रेशा के बारे में वस्त्र से तंतु से वस्त्र तक के चैप्टर 3 में हमने पढ़ाया था, आप वो भी जाके देख लेंगे। करे कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है, इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन में भी होता है। ये आपका जल के बारे में था। अब कह रहा है हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं।
तो कह रहा है कि हाँ, अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदी, झरना, तालाब, कुआं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते। बाकी बीच में जो दिया गया है वो सभी कुछ आपके काम की नहीं है। ये जल के स्रोत हैं, आप देख सकते हो, है ना। ये सभी नदी तालाब हैं। यहाँ भी आपके कुछ नहीं। अब यहाँ आते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में। पृथ्वी का कितना भाग? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। और ये जो है समुद्र और महासागर में। समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। समुद्र और महासागर का जल कैसा है? खारा। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। यानी कि जो समुद्र और महासागर का जल है ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उपयोगी, घरेलू और कृषि में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई किताब राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यानी कि अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है? एस.टी. कोलरिज की पुस्तक का नाम याद रखना, राइम ऑफ द एनिशिएट मैरिनर। राइम ऑफ द एनिशिएट मैरिनर किसकी किताब है? तो एस.टी. कोलरिज का है, जो 1798 में लिखी गई थी। कह रहे यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया। मतलब ये जो किताब है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसमें जो मतलब नाविक होता है ना, जहाज से भटक जाता है और वो वहाँ पर उतनी पानी होने के बाद भी वो कोई पानी नहीं पी सकता, अपना प्यास नहीं बुझा सकता, उसके बारे में। फिर भी कह रहा है कि महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो हम जल उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। इससे बहुत से लोग महासागर से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों के जल आपूर्ति महासागरों पर ही निर्भर करती है? तो वो सभी प्रकार है जो कि नदी, तालाब, कुआं, ये सभी की जल जो है आपूर्ति किया जाता है। अब हम जानेंगे जल चक्र। देखो मैं बीच बीच में जो बहुत सारे पॉइंट इसलिए छोड़ दे रहा हूँ जो कि आपके काम का नहीं है, बेकार में टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं वही मेन पॉइंट बताऊँ। जैसे कि देखो जो पीछे के 11 चैप्टर मैंने कराया था, उस 11 चैप्टर में हमारा PDF पूरी तरह से हाईलाइट था। आप टेलीग्राम पे जाना और या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ, वहाँ पे आपको वो सारी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो 2023-24 का नया वाला PDF था वो मैं पढ़ा, उसको हाईलाइट किया। लेकिन जब 2021-20 वाली जो PDF ऑन किया तो देखे अरे यार इसमें तो 5 चैप्टर एक्स्ट्रा है। इस कारण से मैं उसको हाईलाइट न करके मैंने मोटे मोटा उसका ऊपर पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं है। तो मैं बार बार वही चैप्टर में बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मत सोचना कि बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। जो काम का है वो बिल्कुल आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, मैं ये खुद के लिए भी इस तरह से NCERT को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि कभी और ज़रूरत पड़े तो आपको और बेहतर तरीके से मैं बता सकूँ। इसलिए आपको एक एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ जो ज़रूरी है। अब आता है हमारा जल चक्र। कह रहा है जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के बाद गीली सड़कों, छत तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है, इसके बारे में बता रहा है। अब देखिए क्या रहा है, क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है? अब देखो अध्याय 5 आप अगर नहीं देखें तब आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि आप पूरी चैप्टर को देखा करो, पूरे क्लास को देखा करो। कह रहा जिसमें हमने जल को गर्म किया था जिससे नमक घुला हुआ था, हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया तथा नमक शेष रह गया। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या याद रखेंगे कि गर्म करने पर जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है।
फिर कहता है कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता, मतलब जो खारापन होता है उसको वहन नहीं करता। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है, तथापि हमने यह भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों में भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, ये इसका पता लगाते हैं। मोटा मोटी इस पॉइंट से आपको इतना ध्यान रखना है कि जल जो है वाष्पन क्रिया के द्वारा जमीन से ऊपर की ओर चला जाता है, वायु में चला जाता है। महासागरों के जो गड्ढों में जो जमा होता है जल, वो जलवाष्प चला जाता है और नमक जो है लवण के रूप में शेष रह जाता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है जो कि आपको करना नहीं है, सिर्फ ये समझ लें कि दिन के समय सूरज की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूरज की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी को जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्लियर है? सूरज के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन ये दिया गया है। यहाँ पर सारे क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप आपको जानना नहीं। अब है पौधों द्वारा जल की क्षति, इसके बारे में जाने। तो कर आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। फिर देखो अध्याय 5, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था ना कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आगे जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेगा, आपका चैप्टर बढ़ेगा, पिछला चैप्टर रिलेट करेगा। तो कह रहे हैं कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का यह वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेषण किया था? अब ये देखो अध्याय 7 के क्रियाकलाप की बात किया है, यानी कि चैप्टर 7 और चैप्टर 5 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जाइए और चैप्टर 7 और 5 इस क्लास के बाद पढ़िए। देखो ये यहाँ पर बूझो की कहानी है, लेकिन उतनी बड़ी कहानी है नहीं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि वायु में ध्यान देंगे कि वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे कि वायु में जल जो है किस प्रक्रिया द्वारा, तो वाष्पन और संघनन के द्वारा प्रवेश करता है, ये याद रखना है। वायु में जल वाष्पन और संघनन के द्वारा जल प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे बादल कैसे बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जल जो है हमारा कभी वेस्ट नहीं जाता, या तो वो वायुमंडल में या ज़मीन पर पड़ा जल वाष्पन या संघनन के माध्यम से वायु में चला जाता है, फिर वही वायु में पहुंचा हुआ जल बादल के रूप में फिर से हमें मिलता है। तो ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आप देखोगे तो कह रहा है कि क्रियाकलाप किया तो गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आ जाती है? वो जो आप बर्फ़ डालते होंगे ठंडा पानी के समय, तो बाहर में थोड़ी थोड़ी बूंदें आ जाती है। कहता है बर्फ़युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। तो याद रखना है, ठंडा होने पर वो संघनित होता है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। तब फिर से जाइए और अध्याय 5 पढ़ के आइए। कह रहा है बर्फ़ है, जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंदें यहाँ दिखाई दे रहा है। अंदर में बर्फ़ है, बाहर में छोटे छोटे जल की बूंदें हैं। चलिए, कह रहा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका। याद रखना है कि बादल जो बनता है और बादल बनकर के जो बरसता है वो किसके कारण होता है? तो संघनन के कारण। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जल को पृथ्वी पर पुनः वापस लाने के लिए कौन सी प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो संघनन का प्रयोग किया जाता है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है,
पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ध्यान रखना, जलवाष्प और बादल बनने के लिए संघनन विधि ही उपयुक्त है। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देता है। एक्चुअली में जो बादल है वो जल की कणिका है, जिसे हम जल कणिका के रूप में कहते हैं। और कैसे बनता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर छोटे छोटे जलों में, बूंदों में बदल जाता है। तो क्या याद रखना है, बादल बनने के लिए संघनन की प्रक्रिया होती है। अब कह रहा है कि इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। यानी कि संघनित हो गई या संघनित हो चुकी जल कणिकाओं की छोटी छोटी बूंदें जब भारी हो जाता है और भारी होने के बाद जब वो नीचे की ओर गिरने लगता है तो उस भारी बूंद को या उस गिरती हुई बूंद को हम वर्षा कहते हैं। कहता है विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकता है। इस प्रकार बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। ये पॉइंट याद रखना है कि बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन, दो प्रक्रिया याद रखेंगे कि बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल जमीन से वायु में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद संघनन होकर बादल बनता है और बादल बनने के बाद वर्षा, ओला और हिम यानी कि बर्फ के रूप में धरती पर वापस आता है। यानी कि अब आपको क्या याद रखना है कि पूरी जल चक्र जमीन से लेकर के जमीन पर आने तक की प्रक्रिया में हमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। तो जमीन से जल को उठाने के लिए बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जब बाष्पोत्सर्जन और बाष्पन होकर के जल वायु में प्रवेश करता है तो वायु में मौजूद जल संघनन विधि के द्वारा, किसके द्वारा, संघनन विधि के द्वारा वो छोटे छोटे बूंदों में बन जाता है। उस छोटे छोटे बूंद को हम जलकणिका कहते हैं और जब वही जलकणिका धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और वर्षा और ओले के रूप में गिरता है तो वह बादल बन करके सारे पानी को फिर से धरती पे पहुंचा देता है। यानी कि क्या याद रखना है कि जमीन से जमीन पर आने के लिए जल को कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन, जो कि जमीन से जल वायु में जाएगा और वायु में जाने के बाद आने के लिए संघनन की प्रक्रिया निर्मित होता है। यानी कि बादल बनने के लिए संघनन की प्रक्रिया और जमीन से जल को वायु में जाने के लिए बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। क्लियर है। एक बार फिर से, जमीन से जल को वायु में जाने के लिए, जमीन से जल को वायु में जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन। किसका, बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन का। जबकि वायु में चल जाने के बाद वहाँ से बादल बनेगा और बादल कैसे बनेगा, संघनन के द्वारा बनेगा और संघनन के द्वारा फिर से जल जमीन पे आ जाएगा। क्लियर है। तो जमीन से वायु, जल को वायु में जाने में बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन और वायु से जल को जमीन पर आने के लिए संघनन विधि प्रयोग होता है। अब आता है 14.4, कहता है पुनः महासागर की ओर। कहता है वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पहला कह रहा है कि पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। फिर कह रहा है कि वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा, ध्यान रखना है, बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि में के नीचे रिसता जाता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। अब ध्यान रखना है, कुओं का भरण भौम जल से होता है। भौम जल का मतलब है भूमि जल। भूमि जल का मतलब ये है कि जो तालाब, झील, नदी, ये सभी में जो पानी बचा, उस बचे हुए पानी जब नीचे भूमि में चला जाता है, भूमि में चले जाने के कारण वो क्या होता है, तो भौम जल के रूप में बन जाता है। और वो भौम जल जो है वो क्या होगा,
तो भौम जल के रूप में वर्षा कुआं जो भरता है वो भौम जल के रूप में होता है। कहता है कि इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है, मतलब कुआं झील ये सभी जो है भौम जल के कारण होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है, यह भी याद रखना है। फिर कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में अधिकांश हैंडपंप या नलकूप का उपयोग होता है वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हम गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता विषय है। ओवरऑल वो विषय चिंता की है वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है कि कुआं, झील, हैंडपंप, नलकूप ये सभी में हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भौम जल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करेंगे? भौम जल से, भूमि के जल से प्राप्त करते हैं। अब कह रहा है कि पहेली जो है करेक्टर है, एक लड़की है। कह रहा है पहेली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंकरीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मिट्टी से के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है, जिसे हम अपर्दन कहते हैं। कर अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओले हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाती है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। ध्यान देंगे, जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु से में जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि जमीन से जल जो है जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओला तथा हिम के रूप में वापस लौटता है, यानी कि जमीन से गई हुई जल जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वायु में जाने के बाद वर्षा ओला और हिम के रूप में वापस लौट जाता है। ये पूरी जल चक्र है। और कहता है कि और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या समझे आप कि जमीन पर पड़े हुए, ये देखो, जमीन पर पड़े हुए जल जलवाष्प के रूप में, किसमें? जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वायु में जाने के बाद जो बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, वहाँ वो क्रिया होने के बाद संघनन विधि के द्वारा बादल बनता है। और बादल बनने के बाद वो जब बादल की बूंदें जल कणिका होता है वो भारी होने के बाद पुनः जमीन पे गिर जाता है। और यही प्रक्रिया जब बार बार रोटेट होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अब है 14.5, कहता है यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? भारी वर्षा की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्या कह रहा है? विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चित्र 14.10 में देख सकते हैं। भारी वर्षा से नदियां, झील, तालाब का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेत, वन, गांव और शहर को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ में फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी वर्षा के बाद का दृश्य है ना। ये आपका बाढ़ का दृश्य है जो दिख रहा है। कह रहे बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करता है। ये आप मोटा मोटी आप जानते हैं। 14.6 कहता है यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? तो काफ़ी समय तक अगर वर्षा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि सूखा पड़ जाएगा। यहाँ पर अब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जानना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा?
बाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी से लगातार जल की क्षति होती रहता है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा, इसलिए मिट्टी सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाब और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है, यानी कि भूमि जल की सूखा हो जाएगा। और क्योंकि बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया निरंतर चलता रहता है, तो जितना समय तक जल रहेगा उतना समय तक भूमि जल से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब जैसे जैसे भूमि जल खत्म होगा, बाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। बाकी नीचे की कहानी अब आपको पढ़ना नहीं है। अब कह रहा है कि 14.7 में कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो जल को संरक्षित करने के लिए क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधा, जंतु और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण यह घटती जा रही है। और जब बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारी पानी की मात्रा कम होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ उपयोग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, जल बचाने का प्रयोग कर सकते हैं। अब है वर्षा के जल का संग्रहण। ये आप बहुत ये वाली देखे होंगे, जल मंत्रालय द्वारा ये चलाया भी गया है, ठीक है। उड़ीसा असम सरकार द्वारा छत परियोजना चलाया गया है। फिर केंद्र सरकार द्वारा एक क्या तो था, जल, देखिए भूल रहे हैं, एक परियोजना चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, जिसमें जल को संरक्षित करने के लिए लोगों के छत पे पूरे बाउंड्री दिलाया गया था, पाइप के माध्यम से ड्रिपिंग करवाया गया था। तो कह रहा है कि वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में उपयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ऐसा ही कुछ लोग स्लोगन भी दिया गया था, जहाँ वर्षा वहाँ जल, ऐसा कुछ करके, है ना। लेकिन बाकी और ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है, ठीक है। 2 तकनीक से किया जा सकता है। यह है कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पैंपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण को हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। दूसरा है, एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाए। ये वर्षा जल का संग्रहण का उपाय है। तो ये था हमारा जल से संबंधित कुछ कहानियाँ, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या जाने। बादल, तो बादल कैसे बन रहा था, संघनन विधि द्वारा बन रहा था। संघनन क्या है, तो जब जल जो है जमीन से वाष्प और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायु में जाता है, वायु में पहुंचे जल को संघनन के माध्यम से बादल बनाया जाता है, और बादल से फिर वो जल कणिका के रूप में जल वापस आता है। सूखा क्या है, जहाँ पर बहुत समय तक बारिश न हो। बाष्पन क्या है, तो जल को वाष्पित करने का काम करता है। बाढ़ क्या, अधिक बारिश होना। ओला क्या है, तो बादल जो संघनन के रूप में पानी जो गिरता है वो ओला, हिम या वर्षा के रूप में होगा। महासागर पानियों का भंडार है, जो वो 2/3 भाग में है। वर्षा जल संग्रह, जो कि हम बारिश के पानी को संग्रहित करेंगे। हिम वही है वर्षा के रूप में। जलवाष्प वही है जो जमीन से पानी वाष्प के रूप में जाता है। और जल चक्र क्या है, तो जल चक्र है कि जल जमीन से जल वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायु में जाता है, वहाँ से संघनन विधि के द्वारा वायु से बादल बनता है, और बादल से होने वाली वर्षा पुनः जमीन पे आ जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। अब आता है सारांश। हमारे अभी तक की कहानी की पूरी क्या है, तो जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियाँ, झील, तालाब, कुआं तथा मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। मतलब आराम आराम से सही समय पे सही यूज करें।
अब देखो यहाँ पर ये सवाल है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल वाष्प को जल में परिवर्तित, तब ये हमारा संघनन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ योजना है जो कि आपको कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 14 समाप्त हो गया। 2 चैप्टर अब और बचा है मुख्य रूप से 15 और 16, वो भी आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन अभी क्लास 7 का चैप्टर 2 देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्लास 7 का चैप्टर 2 भी अगले कुछ देर में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और सभी के सभी जो है NCERT साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।